हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को कक्षा 10 के सोशल साइंस विषय की मैप से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा और उनको आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस हैं। इस क्लास में देखिए, मैंने आप लोगों को वो भी चीज़ों को शामिल किया है जो आपके पिछले परीक्षाओं में पूछी गई थी, और जो है कुछ और भी एक्स्ट्रा प्रश्न हैं जिनके पूछे जाने की उम्मीद रखी जा सकती है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे कि आज की क्लास में आप लोगों के लिए मैप से संबंधित 50 से 55 जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, वो प्रैक्टिस करने हैं। और मैं आप लोगों को लास्ट में मैप में भी उनको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको किस जगह पे उन सारी चीज़ों को रखना है, कैसे आपको भरना है, जिससे क्या होगा कि आप जो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं मैप से 10 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। मैंने देखिए आप लोगों की कक्षा 10 की जितनी भी थ्योरेटिकल क्लासेस थी वो जो है प्रश्नोत्तर रूप में आप लोगों के लिए करवा दी है। आप लोग उन क्लासेस को अगर अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप उनकी मदद से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में 20, वो भी आसानी से कर लेंगे। रह गई थी मैप वाली चीज़ें, तो कई स्टूडेंट कई दिनों से कह रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, आप लोगों के लिए मैप की क्लास भी करा दी। तो मैंने आज की क्लास को उसी लिए रखा है। तो देखिए, ये क्लास जो है आपकी सोशल साइंस की मानचित्र की क्लास है। इसमें देखिए परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही शामिल किया गया। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकने वाले हैं उनको देखते हैं। देखिए हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10, और एनसीईआरटी सोशल साइंस की क्लास 10 की आज की क्लास में मैं आप लोगों को मानचित्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा और उनको भी हल करके देखेंगे। देखिए मानचित्र के जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखिए इतिहास और भूगोल से पूछे, और इतिहास में मेनली एक चैप्टर से पूछे जाते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। उसके बाद भूगोल के देखिए 7 चैप्टर हैं, उन 7 चैप्टरों में से किसी न किसी चैप्टर से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुल 5 प्रश्न भूगोल से और 5 प्रश्न इतिहास। तो इतिहास के प्रश्नों को देखिए करना बहुत आसान है क्योंकि एक चैप्टर से आता है, लेकिन भूगोल के जो प्रश्न हैं वो देखिए 6-7 चैप्टर से मिला के आते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो देखिए उसी लिए देखिए मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले जो है इतिहास के प्रश्नों को शामिल किया है, और इतिहास के देखिए 17 प्रश्न जो है मानचित्र से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर बार इन्हीं में से 4-5 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए उन मानचित्र से संबंधित प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपसे पूछता है चंपारण सत्याग्रह या नील आंदोलन। तो इसको मैंने देखिए आप लोग को बताया था, समझाया था कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। उसके बाद देखिए खेड़ा किसान सत्याग्रह, ये देखिए गुजरात में हुआ था। ये सब देखिए आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलन है। उसके बाद देखिए अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी, ये दोनों देखिए क्या है, गुजरात में। फिर उसके बाद देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। फिर देखिए अमृतसर शहर जो है काफी उस समय चर्चित था आंदोलन के दौरान, तो इसलिए अमृतसर भी अलग से पूछ सकता है। फिर उसके बाद देखिए चौरी चौरा कांड के बारे में पूछता है, जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा है कहाँ पर, तो अपने वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। इसके बाद देखिए दांडी यात्रा के बारे में पूछा जाता है, गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया नमक सत्याग्रह था, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये देखिए कहाँ पर है, गुजरात में है। इसके बाद देखिए गांधी जी का साबरमती आश्रम जो है, इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये भी गुजरात में है। फिर उसके बाद देखिए कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन पूछा जाता है, जो सितंबर 1920 में हुआ था। और उसी तरीके से देखिए एक 1920 में और अधिवेशन हुआ था, लेकिन वो दिसंबर में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, नागपुर में। तो नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इसके बाद फिर देखिए लखनऊ का जो समझौता हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें गर्म दल और नरम दल दोनों को एक साथ जोड़ा गया था 1916 ईस्वी में। तो लखनऊ आपका जो है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसके बाद फिर देखिए लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें देखिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो ये पंजाब से सटा हुआ है। इसके बाद फिर देखिए कराची में 1931 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो ये भी देखिए वर्तमान पाकिस्तान में है। फैजपुर जो है कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन था, यानी ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन था, और ये कब हुआ था, 1937 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है महाराष्ट्र में है फैजपुर। उसके बाद फिर देखिए मेरठ में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी जो विभिन्न प्रकार के, जैसे 1857 की क्रांति से समय ये काफी चर्चित था।
इसके बाद फिर देखिए बारदोली भी गुजरात में है। यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान आंदोलन चलाया गया था। और लास्ट में देखिए इतिहास से संबंधित जो है कलकत्ता का राष्ट्रीय आंदोलन केंद्र, यानी कलकत्ता के बारे में अलग से पूछा जा सकता है कि कलकत्ता कहाँ पर है, क्योंकि वह उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के आंदोलनों को यहाँ पर चलाया गया, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो इतने प्रश्न अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इतिहास से संबंधित, तो आपको 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे। ठीक, अब रहे देखिए भूगोल से संबंधित प्रश्न। तो भूगोल के संबंधित प्रश्न देखिए अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड करके पूछे जाते हैं। जैसे देखिए खनिज संसाधनों से संबंधित मैंने आप लोगों के लिए 8 प्रश्न शामिल किए हैं। खनिज संसाधनों में देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको कि झरिया कोयला क्षेत्र, देखिए झरिया कहाँ पर है, झारखंड में है। रानीगंज कोयला क्षेत्र देखिए कहाँ है, पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। फिर देखिए बोकारो कोयला क्षेत्र जो है उड़ीसा में है। उसके बाद फिर देखिए दल्ली राजहरा जो है लौह अयस्क केंद्र है। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये आपका जो है उड़ीसा में है। बेलाडीला देखिए ये भी उड़ीसा में है। नोआमुंडी देखिए लौह अयस्क जो है ये भी उड़ीसा में है। डिगबोई जो है पेट्रोलियम का केंद्र है, पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, तो ये कहाँ पर है, असम में है। मुंबई हाई से भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो ये कहाँ पर है, मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र में है और मुंबई के पास। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए उद्योगों से संबंधित 10 प्रश्न शामिल किए गए हैं कि कौन कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थित है। जैसे देखिए जमशेदपुर जो है ये झारखंड में है, यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग है। यहाँ पे देखिए टिस्को कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और ये भारत की स्थापित की गई पहली लौह इस्पात कंपनी है। फिर उसके बाद देखिए भिलाई जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में। फिर उसके बाद देखिए राउरकेला लौह इस्पात केंद्र ये उड़ीसा में है। दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र देखिए पश्चिम बंगाल में है। बोकारो जो है ये देखिए आपका जो है झारखंड में है। फिर उसके बाद देखिए मुंबई जो है सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। फिर उसके बाद देखिए अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। ये सब देखिए कहाँ पर है, गुजरात में। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग है। कोयम्बटूर देखिए तमिलनाडु का प्रसिद्ध सूती वस्त्र उद्योग है। और चित्तौड़गढ़ जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में। तो इस तरीके से उद्योगों से संबंधित 10 प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद फिर देखिए कुछ परिवहन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परिवहन से संबंधित 7 चीजों से संबंधित, जैसे देखिए कांडला जो है प्रमुख बंदरगाह है, ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। फिर इसके बाद देखिए मुंबई जो है भारत का प्रमुख बंदरगाह है, ये महाराष्ट्र में है। चेन्नई जो है एक प्रमुख बंदरगाह है, ये तमिलनाडु की राजधानी भी है और एक प्रमुख बंदरगाह भी है। कोलकाता देखिए एक प्रमुख बंदरगाह, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और जो है समुद्र के किनारे है। विशाखापट्टनम देखिए एक प्रमुख बंदरगाह है, ये आंध्र प्रदेश में है। दिल्ली देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में पूछा जाता है। इसका नाम कभी कभी पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको मैप में दर्शाना है, तो आप कहाँ पे दर्शाएंगे, दिल्ली में। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। उसके बाद देखिए मुंबई का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्म के नाम से है, तो ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसको आप दर्शा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ नदियों और उनसे संबंधित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने 12 प्रश्नों को शामिल किया है। जैसे देखिए गंगा नदी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, यमुना नदी के बारे में पूछा जा सकता है। ये दोनों नदियां देखिए उत्तराखंड से निकलती हैं, लेकिन ये उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो इनके बारे में आपको बताना। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए जो है मानसरोवर के पास से निकलती है और फिर तिब्बत में प्रवाहित होते अरुणाचल प्रदेश से होकर अपने भारत में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा जा सकता है। फिर देखिए नर्मदा नदी के बारे में पूछा जा सकता है। महानदी के बारे में पूछा जाता है। नर्मदा नदी देखिए मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए जो है अरब सागर में गिर जाती है। महानदी देखिए ये भी जहां से नर्मदा नदी निकलती है उसी के आसपास से भी नदी निकलती है, और ये जो है उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए पहले छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर कृष्णा नदी देखिए जो है ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी भी देखिए महाराष्ट्र से नासिक के पास से निकलती है, ये भी देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तापी नदी देखिए जिस तरीके से, इस तरीके से तापी नदी जो नर्मदा नदी आती है उसी के जस्ट बगल से तापी नदी भी आती है, और यह सूरत के पास जो है अरब सागर में मुहाना बनाती है और वहां पर अरब सागर में गिरती है।
उसके बाद फिर देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में पूछा जा सकता है। भाखड़ा नांगल परियोजना देखिए सतलज नदी पे बनाया गया है। फिर उसके बाद देखिए हीराकुंड परियोजना से पूछा जा सकता है। तो हीराकुंड परियोजना देखिए आपका उड़ीसा में है, जो है महानदी पर। टिहरी परियोजना देखिए जो है ये आपकी जो है भागीरथी नदी पे बनी हुई है। भागीरथी और बिलांगना नदियों के जो संगम है उसी को हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। और नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ। तो इस तरीके से देखिए 4 परियोजनाओं के बारे में पूछा जा सकता है और बाकी इन नदियों के बारे में। तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक। उसके बाद देखिए कुछ कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें देखिए 6 प्रश्नों को मैंने आप लोगों के लिए शामिल किया है, जिसमें देखिए भारत का प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र। तो चावल उत्पादक क्षेत्र में जब भी पूछा जाएगा तो आप उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब को भी दर्शा सकते हैं। तो इनको आप दिखा सकते हैं। उसके बाद देखिए गेहूं उत्पादक क्षेत्र में पूछा जाएगा तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सबको दिखाएंगे। उसके बाद देखिए कपास उत्पादक क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है वो देखिए महाराष्ट्र और गुजरात हैं, तो इनको आप दर्शा सकते हैं। चाय उत्पादक क्षेत्र में आप देखिए असम और पश्चिम बंगाल को दर्शाएंगे। फिर उसके बाद देखिए गन्ना उत्पादक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब राज्यों को दिखाएंगे। और कहवा उत्पादक क्षेत्रों में देखिए सबसे प्रमुख जो है कर्नाटक है, उसके अलावा थोड़ा बहुत केरल भी है। तो इसको इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं, ठीक। इसके बाद फिर देखिए भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्रों से संबंधित 6 प्रश्न मैंने आपके लिए शामिल किए हैं। इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर है, महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद देखिए एक और जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र रावत भाटा के नाम से है, ये राजस्थान में स्थित है। फिर देखिए कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है नरोरा में, ये बुलंदशहर जिले में स्थित है। इसके बाद भी देखिए काकरापार जो है गुजरात में है, और कैगा नामक जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक। तो इस तरीके से इतने प्रश्नों को अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका मैप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में 10 में 10 आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए मैंने कुछ जो है मैप के माध्यम से भी आप लोगों के लिए यहाँ पर कर दिया है, जिसको देखिए आप लोग कांग्रेस के अधिवेशन जो महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, तो उसमें से 3 जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जैसे देखिए कलकत्ता का अधिवेशन जो सितंबर 1900, ये देखिए यहाँ पर 1920 में हुआ था, तो इसको यहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद देखिए नागपुर का अधिवेशन जो है ये दिसंबर 1920 में हुआ था। फिर उसके बाद देखिए मद्रास का जो अधिवेशन है सितंबर 1927 में हुआ था। तो इस तरीके से ये जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, इसके अलावा देखिए जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसको यहाँ पे कर सकते हैं। कराची अधिवेशन जो है ये आप देखिए इधर कर सकते हैं। तो ये देखिए कब हुआ था 1929 में, ये कब हुआ था 1931 में, ठीक है। तो इस तरीके से कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। उसके बाद फिर देखिए लखनऊ में भी हुआ था, तो ये लखनऊ समझौता हो गया आपका 1916 में। ये देखिए लखनऊ समझौता 1916 में। फिर उसके बाद देखिए एक और भी कर सकते हैं कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में, तो ये देखिए सूरत में हुआ था, तो आप इसको यहाँ पे दर्शा सकते हैं। ये देखिए सूरत में कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था 1907 ईस्वी में, इसी में कांग्रेस का देखिए गर्म दल और नरम दल में विभाजन। तो इतने कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे। इसके अलावा देखिए मैंने अभी आप लोग को वहाँ क्वेश्चन में बताया कि फैजपुर अधिवेशन, तो फैजपुर देखिए महाराष्ट्र में स्थित है। तो यह भी देखिए 1937 में हुआ था, कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन है, और यह कांग्रेस का देखिए पहला जो है ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला अधिवेशन था। तो इस तरीके से इतने प्रश्न जो है आपके कांग्रेस के अधिवेशन से पूछे जाते, ठीक। उसके बाद फिर देखिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए चौरी चौरा कांड जो हुआ था देखिए गोरखपुर में हुआ था, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से आप दर्शाएंगे और इसको एरो खींच के देखिए, जब भी आप मैप में किसी भी स्थान को दर्शाएंगे तो मैप में नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि वहां पर इस तरीके से गोला कर देंगे और उसके बाद फिर एरो खींचकर उस नाम को बाहर लिखेंगे। जैसे देखिए चंपारण जो है, चंपारण देखिए बिहार में है, तो ये देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद देखिए अमृतसर जो मैंने आप लोग को बताया, तो अमृतसर देखिए पंजाब और एकदम पाकिस्तान से सटा हुआ है, तो पंजाब में है, पाकिस्तान के पास में है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी, ये तीनों स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों को देखिए अलग अलग स्थानों के रूप में यहाँ पे देखिए गुजरात में दर्शाना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे काकोरी कांड आपसे पूछ लिया गया, तो काकोरी कांड को देखिए ये लखनऊ है, तो लखनऊ में आपको दिखाना है इसको कि लखनऊ के पास में काकोरी कांड को हुआ था 1925 में हुआ था।
तो इस तरीके से इतनी महत्वपूर्ण घटनाओं को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप परीक्षा में आसानी से प्रश्नों को कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए जो है ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे महत्वपूर्ण जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो यानी जिनको बांध के रूप में भी हम जानते हैं। जैसे देखिए भाखड़ा नांगल, मैंने अभी क्या बताया आपको कि भाखड़ा नांगल जो है ये देखिए किस नदी पर बना है, सतलज नदी पर। तो ये देखिए यहाँ पर है, ये हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर। टिहरी जो है उत्तराखंड में है। फिर देखिए सलाल परियोजना देखिए जम्मू कश्मीर में है। फिर देखिए राणा प्रताप सागर जो है चंबल नदी पे बना हुआ है, ये देखिए कहाँ पर है, राजस्थान में है। फिर उसके बाद देखिए सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है, ये नर्मदा नदी पे बनी हुई है। फिर उसके बाद देखिए हीराकुंड परियोजना के बारे में पूछा जाता है आपसे, तो ये देखिए महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा में है। फिर देखिए नागार्जुन सागर परियोजना है, ये देखिए कृष्णा नदी पर बनी हुई है, ये कहाँ पर है, तो आपका देखिए तेलंगाना में है। फिर देखिए तुंगभद्रा है, ये देखिए कहाँ पर है, कावेरी नदी पर है, और कावेरी नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा है, उसी पर ये बना हुआ है। तो ये देखिए कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण देखिए आपके बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित जो है मैप है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्रों से संबंधित प्रश्न है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्रों में देखिए जो है 4-5 देखिए, जैसे नरोरा जो है ये देखिए उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में। उसके बाद देखिए काकरापार जो है गुजरात में है। तारापुर देखिए जो है कर्नाटक में और महाराष्ट्र में है। और देखिए जो है कलपक्कम तमिलनाडु में। उसी प्रकार से कर्नाटक में देखिए कैगा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए राजस्थान में रावत भाटा है। तो इन परमाणु ऊर्जा केंद्रों को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए कुछ थर्मल पावर प्लांट हैं। देखिए थर्मल पावर प्लांटों में देखिए नामरूप है, ये देखिए असम में है। उसके बाद सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है। रामागुंडम देखिए तेलंगाना में है। तो ये भारत की ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आपका जो है सूती वस्त्र उद्योग से पूछता है क्वेश्चन। तो सूती वस्त्र उद्योग में देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण, जैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर है, गुजरात में सूरत है, बम्बई है महाराष्ट्र में। फिर देखिए मध्य प्रदेश में इंदौर है और तमिलनाडु में कोयम्बटूर। तो ये सूती वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए नोएडा है, गुजरात में गांधीनगर है, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे है। फिर उसके बाद देखिए तेलंगाना में हैदराबाद है, देखिए तमिलनाडु में चेन्नई है, कर्नाटक में बेंगलुरु है, और उसके बाद फिर जो है केरल में तिरुवनंतपुरम है। तो ये अपने देश के देखिए महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। ठीक, इसके बाद फिर देखिए आपका कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह भी पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण बंदरगाहों में देखिए जो कांडला है, देखिए ये एकदम यहाँ किनारे है, गुजरात कच्छ की खाड़ी के थोड़ा सा बगल में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मुंबई बंदरगाह है। फिर इसके बाद देखिए मरमा गांव है, ये देखिए कर्नाटक में है। फिर उसके बाद देखिए न्यू मैंगलोर है, ये भी कर्नाटक में है। कोची बंदरगाह देखिए केरल में है। फिर उसके बाद देखिए तमिलनाडु में तूतीकोरिन और चेन्नई दो हैं। तो तूतीकोरिन एकदम इधर है और चेन्नई इस तरफ है। फिर उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। इसी के थोड़ा सा आगे देखिए जो है उड़ीसा में पारादीप है। और फिर इसके थोड़ा सा और बगल में हल्दिया है जो पश्चिम बंगाल। तो ये महत्वपूर्ण भारत के जो बंदरगाह है। ठीक, इसके बाद फिर देखिए भारत के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में पूछा जाता है। तो जैसे देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो दिल्ली में है, ये सबसे प्रसिद्ध है अपने देश में। इसके बाद देखिए राजा सांची जो है पंजाब में है। इसके बाद देखिए मुंबई में छत्रपति शिवाजी जो है। उसके बाद देखिए कलकत्ता का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है। फिर उसके बाद देखिए राजीव गांधी के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये तेलंगाना में हैदराबाद में है। उसके बाद फिर देखिए मीनमबक्कम जो है, ये देखिए चेन्नई का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और केरल में तिरुवनंतपुरम के नाम से। ठीक है, अगर मान लीजिए अपने उत्तर प्रदेश में पूछ लिया जाए कभी कभी बनारस का, तो बनारस में देखिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वाराणसी में, जो बाबरपुर में है। ठीक, तो इस तरीके से अपने देश के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। उसके बाद फिर देखिए भारत की कोयला खदानों के बारे में, कोल माइंस के बारे में पूछा जाता है। जैसे देखिए बोकारो है, ये कहाँ पर है, तो झारखंड में है। रानीगंज देखिए पश्चिम बंगाल में है। तलचर देखिए उड़ीसा में है। उसके बाद फिर देखिए नेवेली जो है ये तमिलनाडु में। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए लौह अयस्क से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र देखिए लौह अयस्क में देखिए सबसे पहले मयूरभंज, ये देखिए उड़ीसा में है।
दुर्ग जो है ये छत्तीसगढ़ में है। ये देखिए बैलाडीला भी देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ में है। बेलारी देखिए कर्नाटक में है। कुंद्रेमुख भी कर्नाटक में है। तो ये अपने देश के महत्वपूर्ण लौह अयस्क के केंद्र है। ठीक, इसके बाद फिर देखिए प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में देखिए जैसे डिगबोई है, ये देखिए असम में है। ये भारत का देखिए सबसे पहले अंग्रेजों के काल में जो है तेल उत्पादन क्षेत्र था ये। ठीक है, इसके बाद देखिए नाहरकटिया है, ये उड़ीसा, ये भी देखिए असम में है। ये दोनों असम में है। उसके बाद देखिए कलोल जो है गुजरात में है। अंकलेश्वर देखिए गुजरात में है। बसीन देखिए, ये देखिए जो है मुंबई के थोड़ा सा पास में समुद्र तट के किनारे है। ठीक है, ये बसीन और मुंबई है, ये दोनों देखिए जो है महाराष्ट्र के पास में है, बंबई शहर के पास में। ठीक, तो इस तरीके से ये देखिए अपने देश में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद फिर देखिए आयरन और स्टील प्लांट यानी लौह और इस्पात के जो उद्योग हैं वो कहाँ कहाँ है। तो देखिए बोकारो है उड़ीसा में, सॉरी झारखंड में। दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में। जमशेदपुर देखिए झारखंड में। भिलाई देखिए छत्तीसगढ़ में। विजयनगर कर्नाटक में। और सलेम देखिए तमिलनाडु में। ये देखिए अपने देश के महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए मिट्टियों से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिट्टियों में देखिए कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो इसको देखिए यहाँ इस तरीके से कलर के रूप में दिखाया गया है। जैसे ग्रीन ग्रीन जो किए गए है, ये देखिए पर्वतीय मिट्टी यानी जो है पर्वतों में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो ये देखिए यहाँ पर ग्रीन यानी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके से मिट्टी इधर पाई जाती है। उसके बाद फिर देखिए जलोढ़ मिट्टी, अलुवियल जलोढ़ मिट्टी देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर देखिए झारखंड में भी थोड़ा बहुत, पश्चिम बंगाल में, इस तरीके से देखिए फिर तटवर्ती जहाँ जहाँ नदियों का जो है किनारा है उन सब क्षेत्रों में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद फिर देखिए लाल और पीली मृदा। तो लाल और पीली मृदा देखिए ये वाली है, ये जो देखिए दिख रही है आपकी, यहाँ पर देखिए तेलंगाना में भी है, फिर उड़ीसा में भी है, फिर देखिए इस तरीके से छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, फिर यहाँ देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, फिर थोड़ा जो है महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। काली मृदा देखिए कहाँ पे पाई जाती है, ज्यादातर ये देखिए 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। लेटराइट मृदा देखिए क्या है कि कर्नाटक में पाई जाती है, तेलंगाना में भी, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत तमिलनाडु में भी, फिर देखिए जो है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। तो इस तरीके से लेटराइट मृदा है। और एरिड का मतलब क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा देखिए कच्छ की खाड़ी के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस तरीके से ये अपने देश में 5-6 मिट्टियों को कैसे दर्शाना है आपको मैप में, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने आप लोगों को इतिहास से संबंधित और भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में मैप से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं उसको प्रैक्टिस करा दिया और मैप में भी आप लोगों को दिखा दिया। अब आप लोग 1-2 मैप में इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको परीक्षा में इन प्रश्नों को करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसे फिर से समझाने का प्रयास करूँगा और उसकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा नंबर लाइए परीक्षा में, अच्छा स्कोर करिए और अपना नाम करिए अपने विद्यालय में और अपने जिले में। इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू।